चलिए, सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या बताया था मैंने कि कभी भी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में जब व्हेन इट वाज स्टार्टेड, दिस कॉन्सेप्ट वाज बेसिकली टेकन बाय द मार्केटर्स। तो उसके बाद जितनी भी आपके कंपनीज थी उन्होंने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जब स्टार्ट किया तो दे फर्स्ट स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन द कस्टमर्स नीड। ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर नीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द मार्केट। ठीक है, पहले कस्टमर को सेटिस्फाई करना है और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा? बाय कस्टमर्स, बाय सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड्स। और वैसे प्रोडक्ट बनाओ जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो। आ रही बात समझ में? पहले जो आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट था और आपका जो पहले का कौन कॉन्सेप्ट था, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था, ये जो तीनों कॉन्सेप्ट थे, दिस इज अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग मायोपिया। यानी कि ये जितने भी आपके कॉन्सेप्ट थे ये लॉन्ग टाइम तक आपको प्रॉफिट नहीं देने वाले थे, लेकिन जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ये रिलेशनशिप पर बेस्ड मार्केटिंग था कि हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, नीड उनकी फुलफिल करना है, बेहतर प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करना है और कस्टमर कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करना है। जैसे उनका परचेजिंग पैटर्न क्या है, कितना अफोर्डेबिलिटी रेट क्या है कंज्यूमर्स का, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर को इफेक्ट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट भी कंज्यूमर से ही हो रहा था और ये एंड भी कहां जाकर हो रहा था? कंज्यूमर पर ही एंड हो रहा था। और इसकी शुरुआत कब हुई? जब सेलिंग कॉन्सेप्ट फेल होता हुआ नजर आया कि चाहे आप कितना भी कंज्यूमर को फोर्स कर ले, लेकिन कंज्यूमर वही प्रोडक्ट और तभी वो खरीदेगा जब उसकी रिक्वायरमेंट या नीड होगी। अगर रिक्वायरमेंट या नीड नहीं है तो कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए कंज्यूमर की नीड को समझना जरूरी है। एंड देन दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड इट वाज बेसिकली फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय द अमेरिकन पीपल। अमेरिकन बिजनेस पीपल ने सबसे पहले इसको क्या किया? एनालाइज किया। ठीक है, सो इसके जो प्रिंसिपल्स थे मैंने बताया थे, 3 प्रिंसिपल्स थे। ये सब क्लियर है ना? लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था, लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था 3 प्रिंसिपल है। पहला है कस्टमर ओरिएंटेड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। सेकंड है कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, यानी ऑर्गेनाइजेशन का आपने गोल बना लिया कि मुझे कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाना है, डेवलप करना है, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करनी है, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर तक प्रॉपरली पहुंच ही नहीं पा रहा है, यानी कि आपकी बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज है वो कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं चलेगी, तो फाइनली आप टाइमली कंज्यूमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यानी कि सेलिंग डिपार्टमेंट का अगर डिस्प्यूट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हो जाएगा तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सही चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये जो 3 प्रिंसिपल है इसी चीज पर है। पहला है कि कस्टमर ओरिएंटेड प्लानिंग कीजिए, कस्टमर के लिए प्लानिंग कीजिए, किस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है, किस तरीके से अंडरस्टैंड करना, नीड बाइंग बिहेवियर देखना है, पहला। सेकंड है कि सारे ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कीजिए, यानी पहले इंटरनल मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसके लिए एक डायरेक्शन सेट कीजिए कि सारे लोग अपने एक्टिविटीज को टाइमली करें, इफिशिएंटली करें, ताकि प्रोडक्टिविटी आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंक्रीज हो और फाइनली ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो। ठीक है, तो आपको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के लिए आपका जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना? कस्टमर ओरिएंटेड क्या है आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? समझ में आई बात? कम्युनिकेशन, इंटरनल मैनेजमेंट अच्छा है तो इंटरनल कम्युनिकेशन भी क्या होना चाहिए? बेहतर होना चाहिए। इंटरनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टॉप टू लोअर लेवल एंड फ्रॉम लोअर लेवल टू टॉप लेवल में, यानी अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड डाउनवर्ड। डाउनवर्ड टॉप लेवल से लोअर तक आएगा एंड अपवर्ड लोअर से अबव टॉप लेवल तक। ठीक है, सो दिस कम्युनिकेशन शुड बी proper in the organization so that we are able to achieve the organizational goal and we are able to satisfy the need of the customer. Clear हो गई बात? समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को लास्ट क्लास में बता रही थी। अच्छा, जो सेलिंग कॉन्सेप्ट था उसमें क्या था कि प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को फाइनली सेल करना है। किस तरीके से सेल करना है? उसके ऊपर सेल्स प्रमोशन यूज कीजिए। सेल्स प्रमोशन यानी डिस्काउंट दीजिए, ऑफर लगाइए, फ्री कूपन्स,
फ्री आइटम्स, ये था सेलिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन वहां पर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोला जा रहा था कि आप कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म का था, क्योंकि सेल्स प्रमोशन ऐसे भी शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स है, ठीक है। जो आपका सेल्स प्रमोशन होता है वो शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स ऐसे भी होता है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर क्या सिचुएशन था सेलिंग कॉन्सेप्ट में कि जो कंज्यूमर एक बार आपके यहाँ से डिससेटिस्फाई हो गया, यानी अगर उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट जो लिया वो बेहतर नहीं है, बेटर नहीं है, चाहे उन्होंने कितना भी लो कॉस्ट में उस प्रोडक्ट को परचेज किया हो, दैट पर्सन और दैट कंज्यूमर इज नॉट एबल टू बेसिकली ट्रस्ट ऑन योर कंपनी, ट्रस्ट ऑन द रिटेल एंड ट्रस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगेन। सही बात है? तो जो कंज्यूमर एक बार ठगा गए, अगर हम हिंदी में बोल रहे, दोबारा आएंगे? नहीं आएंगे। तो पहले की कंपनीज यही करती थी, दे आर नॉट थिंकिंग कि कस्टमर उनके कंपनी में रिटेन हो, कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को बार बार खरीदे। उनको लगता था कि मल्टीपल कस्टमर्स है, मल्टीपल पीपल है, पॉपुलेशन है, हाँ प्रोडक्ट खरीदेंगे और वो जाएंगे। So they never think about the retention of the customer with the company. They don't know what is the benefit of customer loyalty. लेकिन रिलेशनशिप मार्केटिंग इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो कस्टमर के नीड, वांट और सेटिस्फैक्शन की बात करता है, और ये कस्टमर लॉयलिटी की भी बात करता है, ठीक है। एक बार जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आज अगर हम एक रिटेल के यहाँ भी जाएंगे, जैसे आप एक आदित्य विजन मान लीजिए, एक रिटेलर है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेशलिटी स्टोर है ये, यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मिलते हैं, जैसे है ना। तो जब हम जाते हैं तो हमारे पास वहां पर ऑप्शन होता है प्रोडक्ट को चूज करने का, परचेज करने का। वहां पर पर्सन होते हैं जो आपको प्रोडक्ट के बारे में इलैबोरेशन भी देते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं प्रोडक्ट को, है ना, कि आप ये मोबाइल लीजिए, ये मोबाइल लीजिए, है ना। हाँ, इट इज अ सर्विस, इट इज अ सर्विस विच इज प्रोवाइडेड बाय द रिटेल, ठीक है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द पर्सनल सेलिंग, तो ये प्रमोशन का भी पार्ट है, ठीक है। तो आपका जो रिलेशनशिप मार्केटिंग है ये बताता है कि अगर कस्टमर को सेटिस्फाई करना है तो बेहतर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाइए, ऐसे प्रोडक्ट मत बनाइए जिसकी वजह से कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को अडॉप्ट ना कर पाए। अब एक टर्म आया अडॉप्शन। जब हम कोई प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम खरीदते हैं, किसी भी ब्रांड का, कोई कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम परचेजिंग अ मोबाइल फोन, ठीक है, अगर आपने एप्पल का एक बार मोबाइल फोन खरीद लिया और उस मोबाइल फोन जो है वो अब आपको बहुत क्वालिटेटिव, ऐसे तो वो तो एक मोनोपोली बना के बैठा है एप्पल, क्योंकि वो iOS लेके चलता है सॉफ्टवेयर, लेकिन चलिए मान के चलिए एक कन्वीनियंस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर किसी प्लास्टिक आइटम का ले सकते हैं, ले लीजिए मिल्टन का बॉटल, ठीक है, मिल्टन का बॉटल ले लेते हैं एग्जाम्पल। अब मैंने मिल्टन का बॉटल खरीदा, अगर वो लॉन्ग लास्टिंग है और ड्यूरेबल है, तो मैं अगली बार जब मुझे कोई भी प्लास्टिक आइटम्स लेना होगा या बॉटल परचेज करना होगा, मैं किसका खरीदूंगी? मिल्टन का परचेज करूंगी, बिकॉज क्वालिटी के बेसिस पर मैंने जब उसे यूज किया तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, है ना। लेकिन अगर वही अच्छा नहीं रहता एक्सपीरियंस, तो मैं उस प्रोडक्ट को बार बार खरीदती नहीं, या दूसरे को भी मैं माउथ पब्लिसिटी करती, दूसरे को भी रिकमेंड करती कि ये प्रोडक्ट मत परचेज करो, निगेटिव माउथ पब्लिसिटी भी होना शुरू हो जाती। तो यहाँ पर जब कोई फर्स्ट टाइम कोई प्रोडक्ट को परचेज करता है तो उसको कहते हैं ट्रायल स्टेज। उसको क्या बोलते हैं? ट्रायल स्टेज। जब आपने कभी वो प्रोडक्ट को पहले नहीं खरीदा और फर्स्ट टाइम परचेज किया, दैट इज अ ट्रायल स्टेज। जब वो प्रोडक्ट्स अच्छा लगा तो अब उसको आपने अडॉप्ट कर लिया, यानी कि रिपीट परचेज अब आप क्या करोगे? उस प्रोडक्ट का करोगे। आई बात समझ में? दिस पॉइंट इज क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? यहां तक समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है। रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या कहता है, लिखिए। रिलेशनशिप मार्केटिंग के बगल में डैश देकर लिख लीजिएगा, बिल्डिंग ये satisfaction of customers need, satisfaction of customers need and satisfaction of customer needs, and build lasting relationship, and build lasting relationship, and build lasting relationship, यानी लॉन्ग टाइम तक वो आपके प्रोडक्ट को क्या करेंगे? परचेज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या कस्टमर रिलेशनशिप सिर्फ गुड्स की क्वालिटी पे बेस्ड है? Sometimes it is also based on services, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने कोई वॉशिंग मशीन खरीदा, है ना,
अब उसका जो आफ्टर सेल सर्विस है, आफ्टर सेल सर्विस का मतलब क्या हुआ, जब प्रोडक्ट की सेल हो गई उसके बाद जब वो वारंटी में है, तो वारंटी के टाइम पर 1 साल 2 साल 3 साल ऐसी वारंटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट की वारंटी है ही नहीं, तो आप खरीदोगे वो प्रोडक्ट? उतना महंगा प्रोडक्ट है, वारंटी नहीं है, या फिर जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, जब आप कंप्लेन कर रहे हो तो वो सर्विस आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल के बाद, इस तरीके का अगर उनका सर्विस रहेगा, बहुत ही ज्यादा डिले करने वाला सिचुएशन, तो ऐसे केस में भी आपका डिससेटिस्फैक्शन होगा। ठीक है, सो इट इज अ कस्टमर रिलेशनशिप कैन बी बिल्ड विथ द गुड्स एंड द सर्विसेज, यानी दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आप बड़े ब्रांडेड स्टोर से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कस्टमर एग्जीक्यूटिव का बिहेवियर भी आपके लिए मैटर करेगा कि वो आपको कितना प्रेफर कर रहा है। अगर उनकी प्रेफरेंस आपके लिए नहीं होगी, इलैबोरेशन अच्छी नहीं होगी, वो आपको प्रोडक्ट के बारे में समझा नहीं पाएगा, तो हो सकता है कि प्रोडक्ट आप परचेज भी ना करो, या फिर आपको वो स्टोर में कंफर्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, आप उस स्टोर से निकल के दूसरे स्टोर में चले जाओगे। ठीक है, सो दिस इज, ये जो रिलेशनशिप है ये कंपनी का अपना क्या है, एफर्ट है, ताकि लॉन्ग टाइम तक कस्टमर जो है आपकी कंपनी से प्रोडक्ट को परचेज करते रहे, रिपीट परचेज करे, और जो कस्टमर आपके बन गए वो आपके ही कस्टमर रहे, वो ब्रांड को स्विच ना करे। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर हो गया? सो यहाँ पर रिलेशनशिप मार्केटिंग जो है, इट इज बेनिफिशियल फॉर द लॉन्ग टर्म इफ एनी काइंड ऑफ अनसर्टेनिटीज हैपन इन द बिजनेस। अगर किसी भी तरीके की अनसर्टेनिटीज आ गई, मान लीजिए बिजनेस डूबने लगा या फिर बिजनेस डिक्लाइन स्टेज पे पहुंच गया, तो आपके न्यू कस्टमर आपके लिए काम उस समय नहीं आएंगे, या फिर न्यू कस्टमर्स हो सकता है बने भी नहीं, तो आपके बिजनेस को होल्ड कौन करेगा? वो पुराने ओल्ड कस्टमर्स जो आपके बिजनेस के लिए क्या है, ब्रांड के लिए लॉयल है। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट आपको रिलेशनशिप मार्केटिंग या रिलेशनशिप बिल्ड करने से मिलेगा, किसके साथ? कस्टमर्स के साथ। इसीलिए आपने देखा होगा कि रिलेशनशिप मार्केटिंग के लिए ही आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट किसी अच्छे स्टोर से लेते हैं, जैसे आदित्य विजन, क्रोमा वगैरह से खरीदोगे, तो दे आर गोइंग टू सेंड यू मैसेजेस, मेल्स ऑल द टाइम। हाँ, सर्विसेज हो गया, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देते हैं, वो कस्टमर लॉयलिटी प्रोग्राम भी होता है ना, और कस्टमर लॉयलिटी पॉइंट्स भी मिलता है, जिसको आप नेक्स्ट परचेज में डिडक्ट हो जाएगा वो अमाउंट, है ना। सो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज व्हिच इज गोइंग ऑन इन द बिजनेस फॉर retaining the customer in the business. हाँ बोलो। अभी के टाइम में रिलेशनशिप कस्टमर बन सकता है, अगर सैमसंग को वाई में लेके आता है, उसमें बहुत सारा और भी कंपनी वेरिएंट है। मैं अभी वही आगे आ रही हूँ एक्सेप्शनल केसेस में। लास्ट क्लास में भी तुमने यही क्वेश्चन किया था, अब मैंने यही बात बोला था कि आगे पे बताऊंगी ये बात को। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन इज कि आप अगर कस्टमर के साथ बेटर रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो उसकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं, हाउ यू आर एबल टू मेक द कस्टमर लॉयल। तो सबसे पहला है 1-to-1 कस्टमर एंड सेलर इंटरेक्शन। दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट, यानी जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है कस्टमर का और सेलर का, यानी सेल्स एग्जीक्यूटिव का, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन टू बिल्ड अ प्रॉपर रिलेशनशिप, क्योंकि इलैबोरेशन मिलेगा ना। हाँ, इलैबोरेशन मिलेगा आपको। जैसे आपको मान लीजिए मोबाइल फोन खरीदना, आपको कम नॉलेज है, तो इलैबोरेट कौन करेगा? सेलर करेगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव करेगा, कस्टमर एग्जीक्यूटिव करेगा। सो 1-to-1 फेस टू फेस इंटरेक्शन और 1-to-1 रिलेशन, यहाँ पर कस्टमर और सेलर के बीच में जब इंटरेक्शन होगा फेस टू फेस 1-to-1, सो इट इज गोइंग टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, राइट। नेक्स्ट वन इज कि जब आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बन जाएगा आप पर्टिकुलर ब्रांड कंपनी के साथ, तो बार बार आप परचेज करेंगे प्रोडक्ट को। और सेकेंड चीज, एक और चीज होगा कि आप कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से या अपने नीड को, रिक्वायरमेंट को आराम से बता सकते हो कंफर्टेबली इन फ्रंट ऑफ द सेल्स एग्जीक्यूटिव कि मुझे इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए प्रोडक्ट। यू आर एबल टू से दैट। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अभी वॉशिंग मशीन जो आ रहा है वो बहुत है, सेमी ऑटोमेटिक भी है, ऑटोमेटिक भी है, तो आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, या फिर आपको रेगुलर कपड़े लॉन्ड्री करने हैं या कुछ भी, तो अगर आप लॉन्ड्री बार बार करना है, तो अगर आप ऐसे बताओगे कि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत फ्रिक्वेंट मुझे इसको यूज करना है, तो वो आपको बोलेगा कि आप थोड़ा सा ये वाला लीजिए, थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा, लेकिन ये वॉशिंग मशीन बेहतर है, ये मॉडल बेहतर है आपकी रिक्वायरमेंट और नीड के हिसाब से, है ना।
पहली चीज तो फेस टू फेस इंटरेक्शन, 1-to-1 जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये आपको बेटर एलैबोरेशन में हेल्प करेगा, कस्टमर को नॉलेज वो बेसिकली ले पाएंगे प्रोडक्ट के बारे में। सेकेंड जो है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा। थर्ड, कस्टमर का ट्रस्ट और फेथ आपके ऊपर बनेगा। क्या बनेगा? फेथ और ट्रस्ट, भरोसा करने लगेंगे कस्टमर्स आप पे, है ना। नेक्स्ट वन इज और जैसे और एक चीज और बता दूं कि जो रिलेशनशिप मार्केटिंग है ना, ये गुड्स के मार्केट से ज्यादा सर्विस के मार्केट में ज्यादा यूजफुल है। जैसा आज भी कोई हॉस्पिटल जाता है, मन है उसको, कहीं कुछ दिक्कत है, हॉस्पिटल जाना है, तो आपके आसपास के कोई जो लोग हैं आपको बोल रहे हैं कि नहीं आप ना ये हॉस्पिटल जाओ, आप फोर्टिस मत जाओ, आप मैक्स जाओ, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, तो आप लोग जाते हैं ना वैसे ही। क्यों? क्योंकि सर्विस में आपको कुछ विजिबल नहीं है, आप लोगों से, फेथ से, उनके वर्ड से इन्फ्लुएंस होते हो। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग इज आल्सो वेरी मच यूजफुल व्हेन देयर इज अ सर्विस सेक्टर। आ रही बात समझ में? लेकिन सम सर्विसेज हैव, हाँ कस्टमर भी प्रमोट करेगा, पब्लिसिटी करेगा, आप वर्ड्स यूज करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, फ्रेंड्स को बताएगा। आ रही बात समझ में? ऑनलाइन क्लास, दीज पॉइंट्स आर क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, क्यों रिलेशनशिप मार्केट इंपॉर्टेंट है, तो वो लिखिए, एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स can be 5 times, acquiring new customers can be 5 times more expensive, than the cost involved in satisfying and retaining existing customers, ठीक है। तो एक नए कस्टमर को बनाने में जितना पैसा आपका लगेगा, प्रमोशन करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, हर जगह सोशल मीडिया में प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज करेंगे, तब जाके न्यू कस्टमर बनेंगे। जो लॉयल कस्टमर्स है ना, उनको रोक के रखना अपने कंपनी के साथ, वो ज्यादा सस्ता है कंपैरेटिवली किसी नए कस्टमर्स को एक्वायर करने से, ठीक है। क्योंकि नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए उतनी ज्यादा स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी, उतनी ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी। कोई गारंटी नहीं है कि न्यू कस्टमर्स आएंगे ही, नंबर जो होंगे वो कस्टमर्स के वो बहुत हाई होंगे और आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, सही बात है। लेकिन लॉयल कस्टमर्स जो है ना, एक बार ट्रस्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने, एक बार ब्रांड सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया, अब अगर आपका टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट नहीं भी है ना, तो वो आप ही का प्रोडक्ट तब भी खरीदेगा। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट वन इज द एवरेज कंपनी क्यों जरूरी है, उसके पॉइंट्स लिखवा रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज द एवरेज कंपनी लॉसेस 10% ऑफ इट्स कस्टमर। तुम दोनों क्या समझ में आ रहा है? द एवरेज कंपनी लॉसेस 10% of its customers each year. Average company losses 10% of its customers each year. एवरेज कंपनी का यहाँ मतलब है कि जैसे अगर पूरे कंपनीज को मान लिया जाए इंडिया के, मान लीजिए 500 कंपनी है, ठीक है, तो 500 कंपनी के जो है, मान लीजिए कितने 10% कितना होगा 500 कंपनी का? 5000। तो 5000 कस्टमर इन 500 कंपनी के हमेशा लॉस में जाते हैं, मतलब ये हट जाते हैं, ये आपके कस्टमर नहीं रहते हैं, ये दूसरे ब्रांड की तरफ स्विच कर जाते हैं। कि 10% लॉस हर साल है, किसको? कंपनीज को, ठीक है। अब वो 5000 जो लॉस हो रहा है वो इक्वल नहीं होगा कि हर कंपनी को 10-10 का लॉस हो रहा है। आ रही बात समझ में? हाँ, हर साल जो भी कंपनीज हैं आपके कंट्री में, पूरी कंपनी को मिला लो तो हर कंपनी को लगभग 10% का लॉस होता है कस्टमर्स का, ठीक है। हाँ, मतलब कस्टमर्स का, नॉर्मल कस्टमर्स जो आपके पास हैं
तो पुराने कस्टमर, हाँ पुराने हो गए नए हो गए जो भी कस्टमर है आपके पास, मान लीजिए एक साल में आपके पास 1000 एक कंपनी में 1000 कस्टमर आ रहे हैं, कितने कस्टमर आ रहे हैं एक साल में 1000 कस्टमर आ रहे हैं, और उस 1000 का 10% कितना हुआ 100 हुआ, तो मान लीजिए कि 100 कस्टमर्स उसमें से आपके कस्टमर आगे चलकर नहीं रहते हैं, वो दूसरे ब्रांड की तरफ स्विच कर जाते हैं। एवरेज कंपनी इसलिए बोला गया है क्योंकि पर कंपनी के लिए 10% मान लिया गया है, लेकिन कुछ कंपनी को 5% का लॉस होता है, 5% उनके नहीं रहते हैं, कुछ का 7 है, कुछ का 8 है, कुछ का 15 है, कुछ का 20 है। यहाँ लॉस की बात हो रही है, जो आपके कस्टमर्स थे वो नहीं रहे, अब वो चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी बात हो रही है कि जब कस्टमर्स आपके नए कस्टमर्स बने वो बात नहीं हो रही है, कस्टमर जो हो सकते थे वो चले, आई बात समझ में, जो कस्टमर हो सकते थे, हाँ एज्यूम नहीं, ये फैक्ट है, हर साल आपके कस्टमर चले जा रहे हैं, दूसरी जगह चले जा रहे हैं, हो सकता है कि आप जितना कस्टमर जा रहे हैं उतने कस्टमर आ नहीं रहे, तो लॉस है कि नहीं आपके लिए, आपको तो कस्टमर चाहिए ना, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपको चाहिए, ऐसा तो नहीं कह रहा है कि कस्टमर आ गया तो चले जाओ दूसरे कस्टमर, दिस इज नॉट द फैक्ट ऑफ द कंपनी, राइट। कंपनी ऑलवेज वांट टू ग्रैब मोर एंड मोर कस्टमर्स, दे नेवर वांट कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो चला जाए, सही बात है ना। सो इन दैट सिचुएशन कहा जा रहा है कि कस्टमर लॉयल रखना, कस्टमर को सेटिस्फाइड रखना कितना जरूरी है, ये चीज बोला जा रहा है, इस टर्म में बोला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर 5% भी अगर आपके कस्टमर जाते हैं, ठीक है, ये दूसरा नेक्स्ट टर्म लिख लो पहले, उसके बाद में इलैबोरेट करते हो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखिए, अ डिक्रीज ऑफ 5% इन द कस्टमर डिफेक्शन रेट, a decrease in 5% in the customer defection rate can increase profit by 25% to 85% depending on the industry. Depending on the industry, a decrease of 5% in customer defection rate can increase profit by 25% to 85% depending on industry. डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, लिख लिया। तो अगर आपका कस्टमर डिफेक्शन रेट जो है, डिफेक्शन रेट मतलब समझ रहे हो क्या हो गया, कस्टमर का जो जाने का रेट है ना, अगर वो 5% भी कम हो जाएगा, जितना जा रहा है उससे 5% भी कम हो जाएगा ना, तो ये 25% से ज्यादा आपको प्रॉफिट दे सकता है, समझ में आया बात। अगर आपके कस्टमर जो जा रहे हैं कंपनी छोड़ करके, आपके ब्रांड को नहीं वो एक्वायर कर, मतलब ब्रांड को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहे, ये डिफेक्शन रेट अगर 5% भी कम हो जाएगा, यानी 5% भी कम, मतलब जितने कस्टमर जा रहे हैं उससे 5% भी कम हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट कितना बढ़ सकता है, 25% से 85% तक, ये इस सेंस में कह रहा है। लेकिन ये ऐसे एज्यूम किया गया 85% तक तो नहीं, 20 से 25% तक आपका जो लॉस हो रहा है वो घट सकता है, कम हो सकता है, आपको 25% प्रॉफिट हो सकता है, इस सेंस में बोला जा रहा है। यानी कि 1% का या 5% हो जाएगा, इतना मैथमेटिकल टर्म में मत समझो, बस इतना समझो कि जो कस्टमर्स जा रहे हैं अगर वो कम हो जाए, यानी कस्टमर रुक जाएंगे, तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, आपका प्रॉफिट जो है इंक्रीज होगा, यानी जो लॉस हो रहा है वो लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप रेशियो निकालोगे बैठ के 10% 20% का, तो अभी आगे में ना आपके मार्जिनल कॉस्ट पढ़ना है, तो वो पूरा इकोनॉमिकल आपके उस पे बेस्ड है, फॉर्मूलाज पे, तो वो मैं कराऊंगा। 10% हाँ बहुत ज्यादा हाई आपको लॉस होता है, जितने कस्टमर जाते हैं उतना लॉस होता है आपका, क्योंकि एक कस्टमर का एवरेज परचेजिंग और बाइंग का नहीं पता ना। एक कस्टमर है, जो कुछ कस्टमर तो जो डेली प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कुछ कस्टमर्स होते हैं जो महीने में एक बार खरीद रहे हैं, तो हर कस्टमर की फ्रीक्वेंसी परचेज करने की अलग अलग है, सबकी अफोर्डेबिलिटी अलग अलग है। एक कस्टमर है जो एक ही महीना में एक प्रोडक्ट खरीदता है, लेकिन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदता है, कुछ है जो रेगुलर खरीद रहा है, तो यहाँ पर आपका एवरेज सब कस्टमर का सिमिलर नहीं है ना परचेजिंग का, तो लॉस हाई है। उसको ये भी होता है कि वो खरीदे लेके दूसरे को लेकर आता है। हाँ, माउथ पब्लिसिटी और रेफरेंसेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई ना लॉयल कस्टमर्स आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लिखिए, द कस्टमर प्रॉफिट rate tend
TENDS, tends to increase over the life of retained customer, अब इसका मतलब क्या वो बताती हूँ। रिटेन का मतलब वो होता है जो आपकी कंपनी में रुक गए, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो कस्टमर का जो प्रॉफिट है, कस्टमर प्रॉफिट रेट जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। कस्टमर के बेसिस पे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, जो आपका रेट है प्रॉफिट का, वो बढ़ता जाएगा जब तक कस्टमर आपके साथ रिटेन्ड है। जितना ज्यादा कस्टमर का रिटेंशन हाई होगा उतना ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट हाई होगा। जितने साल तक वो रहेंगे उतने साल तक प्रॉफिट होता रहेगा, ठीक है। अब सुनिए, नेक्स्ट है आपका कि अब यहाँ पर एक चीज बोला जा रहा है कि क्या ये सच है कि कस्टमर लॉयल हो सकते हैं, मतलब दैट इज अ पॉसिबिलिटी। सो देखो, अगर मैं बताती हूँ तो कस्टमर लॉयलिटी जो है वो अभी के टाइम पर बहुत लेस हो गया है कस्टमर्स में। उसका रीजन क्या है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सो मेनी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अगर टाटा टी नहीं पसंद है तो ब्रुक बॉन्ड खरीदेंगे, कोलगेट नहीं पसंद है तो पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, हिमालय, इतने सारी कंपनीज आपकी टूथपेस्ट बना रही है, वो खरीदेंगे। आ रही है बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि अभी के समय में इतने ऑप्शंस हो गए हैं, इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतनी कंपनीज है जो सेम सिमिलर प्रोडक्ट बना रही है, तो इस हिसाब से कस्टमर का लॉयल रह पाना ये बहुत मुश्किल है ना। क्योंकि कस्टमर्स को बेनिफिट चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन चाहिए। यानी कि प्रॉब्लम है दांत में कैविटीज है तो सेंसोडाइन से ठीक होगा ना, टूथपेस्ट यूज करेंगे, है ना। तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन चाहिए। ऑनलाइन क्लास में दिक्कत है तो मोबाइल खरीदेंगे। अब मोबाइल का तो इतना ऑप्शन है तो कोई भी उनको उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन जो बेहतर दे सकेगा वो खरीदेंगे, है ना। और उससे भी बेटर अगर मोबाइल में भी कोई बेहतर मिलेगा मॉडल, महंगा होगा लेकिन ठीक है अफोर्डेबिलिटी, तो वो भी खरीद लेंगे। तो ऑप्शंस बहुत सारा है। आ रही बात समझ में? चलिए, सब्स्टिट्यूट नहीं रहेगा तो लॉयलिटी रहेगा। जैसे एप्पल की लॉयलिटी है, अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है तो आपकी लॉयलिटी भी रहेगी उसके साथ साथ। अगर आप 1.5 लाख रुपए का मोबाइल हमेशा खरीद सकते हो, हर साल नया नया मॉडल आ रहा है खरीद रहे हो, ठीक है, नहीं तो 3 साल में खरीदोगे, 4 साल में खरीदोगे, लेकिन खरीदोगे एप्पल ही, क्योंकि उसका जो सॉफ्टवेयर है और जो उसका सब्स्टिट्यूट है वो अवेलेबल नहीं है दूसरे मोबाइल में, है क्या। तो उसके इसीलिए तो iOS के मामले में अभी आपका मोनोपोली हो गया, एप्पल का लग्जरियस मोबाइल में मोनोपोली है। हाँ, लेकिन जिसको महंगा मोबाइल भी चाहिए लेकिन एंड्रॉइड यूज करना है, वो सैमसंग के भी बेटर एज और ये सब जो फोन आते हैं उसके मॉडल वो खरीद सकता है। वो आपके डिमांड और आपकी नीड पर डिपेंड करता है, वो तो मैंने पहले ही बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज, यहाँ लिखिए कुछ कि रिसर्च इंडिकेट करता है, एक रिसर्च किया गया है स्टीव के द्वारा, और वो क्या बोलते हैं कि कंज्यूमर आर लेस लॉयल नाउ और डेज बिकॉज ऑफ सम रीजंस। ये सब रीजंस है जिसके वजह से वो लॉयल कम हो गए हैं, लॉयलिटी कम हो गई है, ठीक है। फर्स्ट वन इज एबंडेंस ऑफ चॉइस, मतलब चॉइस बहुत सारा है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, पेन भी खरीदना है ना तो मल्टीपल ऑप्शन। एक आपको मैं बताती हूँ, आशीर्वाद जब आटा आया था, जो पैकेज आटा व्हाइट फ्लोर आता है, जब वो फ्लावर आया था तो उससे पहले कोई भी ऐसे पैकेज आपके आटा का ऑप्शन कम नहीं था। अभी देखो कितने हैं, फॉर्चून है, पतंजलि है, और लोकल भी बहुत सारे होंगे, अन्नपूर्णा है, मल्टीपल है, गोल्ड है, तो ये इतने ऑप्शंस आ गए। तो अभी आपके पास एबंडेंस मतलब बहुत सारा ऑप्शन है हर प्रोडक्ट के लिए लगभग, सही बात है। सेकंड है, हाँ सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी के टाइम पे क्या है ना कि पहले क्या होता था कि इंटरनेट तो सस्ता नहीं हुआ करता था, याद होगा तुम लोगों को कि इंटरनेट पहले कितना एक्सपेंसिव था। मुझे याद है कि 100 MB या 1 GB पूरे महीने में यूज करने के लिए मिलता था इंटरनेट। 2010, 11, 12 की ये बात है ना। और आज देखिए कि आपको कितना लो कॉस्ट में पर डे 2 GB और 3 GB मिल रहा है, राइट। सो अभी हमारे पास ऑनलाइन वे से इंफॉर्मेशन गैदर करने का टेक्निक अवेलेबल है। वी हैव मल्टीपल चैनल,
YouTube में हम लोग देख सकते हैं, मल्टीपल चैनल का ऑप्शन है, कोई भी मोबाइल आएगा YouTube में उसका इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा दिया जाता है, ठीक है। कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे, जैसे सर्च करेंगे मॉडल कहाँ कहाँ ये मोबाइल फोन मिल सकता है और क्या प्राइस है इसका और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, वो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, या तो ऑनलाइन खरीदो या ऑफलाइन खरीदो, राइट। कौन कौन सी कलर अवेलेबिलिटी है, और इसके जैसा अगर एक मोबाइल फोन आया नया OnePlus का नया मॉडल, तो इसके सिमिलर फीचर्स का अभी कौन मोबाइल अवेलेबल है, तो वो भी इंफॉर्मेशन कंपैरेटिव एनालिसिस भी आप कर सकते हो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आप कंपेयर भी कर सकते हो मोबाइल में। So these informations are available and customers are educated nowadays. Customer क्या है? Educated है, वो इंफॉर्मेशन को पहले ही ग्रैब कर लेते हैं, उनको पता होता है कि कौन सा ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदना है। अब उन्होंने पहले OnePlus खरीदा और अभी वो देख रहे हैं कि MI का ऑप्शन बेहतर है, तो MI खरीद लेंगे। तो फ्लिपकार्ट भी दिखाता है। हाँ, कंपैरिजन करता है। तो यहाँ बात समझ में आई, एक तो एबंडेंस यानी कि चॉइस बहुत ज्यादा है कस्टमर्स के पास। सेकंड है कि आजकल कस्टमर्स के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है। पहले क्या था कि जब हम स्टोर में जा रहे हैं तभी हमें जो बता रहे हैं वो चीजें, ठीक है, जो पर्सन है जैसे फ्रिज खरीदना है तो सेल्स पर्सन बता रहे फीचर्स वही पता है, और या मैनुअल जो प्रेजेंट होता है वही पता है। तो मैनुअल पढ़ने का तो आजकल कोई सिस्टम, बहुत कम लोग हैं जो मैनुअल पढ़ते थे उस समय। तो अब क्या है कि आप इंफॉर्मेशन गैदर कर लो, फ्रेंड, फैमिली, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, यूट्यूब चैनल्स, गूगल, इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए। तो ये भी एक रीजन है कि लॉयल्टी कम है, क्योंकि वो बेनिफिट को देखते हैं कस्टमर्स, लॉयल्टी से ज्यादा बेनिफिट और ऑफर्स, ये भी बता देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ब्रांड माइंड में सेट हो जाता है, तो क्या बोलेंगे ब्रांड लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी का मतलब होता है जो कस्टमर आपके ब्रांड के लिए लॉयल है, और ब्रांड लॉयल्टी का भी मतलब लगभग वही है कि आप ही के ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो दैट इज ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी, दैट इज सिमिलर कि आप एक ही ब्रांड का जो भी प्रोडक्ट है वही खरीदेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज क्वालिटी में सस्ता दोनों देना पड़ेगा। चलो इस तरीके से अगर क्लास में ऐसे, अच्छी बात है डिस्कशन, तुम लोगों के लिए काम भी है, प्रेजेंटेशन का काम मुझे देना है, ठीक है। तो उस दिन जितना बोलना है बोल लेना। चलिए नेक्स्ट लिखिए, मोस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अपीयर टू सिमिलर, मोस्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अपीयर टू बी सिमिलर, नथिंग स्टैंड्स आउट, nothing stands out. Most product services appears to be similar, nothing stands out. इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, सुनिए। इतनी सिमिलैरिटी, आजकल कंपटीशन ज्यादा है ना, तो सिमिलैरिटी भी बहुत हाई है प्रोडक्ट में, ठीक है। MI का फोन है, नार्जो है, उसके अब मॉडल्स चेक कर लो, आपको सिमिलर दिखेंगे। कंपनीज का देख लो, उठाओ, कोई भी कंपनी का लगभग एक जैसा प्रोडक्ट है, कैमरा फीचर है सब दोनों में सेम है, 64 मेगापिक्सल वो दे रहा है, 64 ये भी दे रहा है, तो कुछ ऐसा बचता नहीं है जो कस्टमर डिफरेंशिएट कर पाए, यानी कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल मार्केट में डिस्टिंक्ट नजर आए। यहाँ पे लॉयल नहीं करता, सब सिमिलर है, किसी को भी खरीदो, बेनिफिट इक्वल है, सॉल्यूशन जो दे रहा है आपको वो इक्वल है, तो ऐसे केस में लॉयल्टी की जरूरत तो है नहीं, कोई सा भी खरीद लो। तो उस केस में क्या होगा, जब सिमिलर दिखेगा ना प्रोडक्ट, तो उसमें प्राइस मैटर करना शुरू हो जाएगा कि चलो ये सस्ता मिल रहा है, सेम ये भी दे रहा है, 15 में दे रहा है, 13 में दे रहा है, 13 वाला ले लेते हैं। आई बात समझ में। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट होगा तब लॉयल्टी ज्यादा होगी, क्योंकि आपके जैसा प्रोडक्ट बनाने वाला या सेल करने वाला कोई अभी कंपनी है ही नहीं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है ऑनलाइन क्लास? These points are clear that why nowadays customers can't be loyal. समझ में आ रहे हैं ये पॉइंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is the reason behind it? That it is happening in 21st century, that the people are less loyal. That's why now companies are basically based on relationship marketing a lot. इसीलिए अभी ज्यादा सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करने का काम कर रही है। आप जियो को देखो, जियो भी आपको लॉयल्टी पॉइंट्स देता है, आपको स्पेशल ऑप्शंस देता है रिचार्ज का। जैसे मार्केट में अगर कोई 799 का पैक है तो आप 599 का भराओगे तो आपको सेम ऑफर मिलेगा।
So these are the things. खैर अभी तो communication के बारे में बोलूं तो there are only two communication in the whole India, that is Jio and Airtel. Otherwise अगर Airtel भी गया तो there is only one monopoly and एक ही monopoly रह जाएगा, वो भी आपके सिर्फ Jio का. Competition में कोई होगा ही. तो खैर मैं आपको एग्जांपल में फिर भी बता रही हूँ ना कि लॉयल्टी के लिए अभी बहुत ज्यादा चीजें चल रही है, लेकिन लॉयल्टी क्यों नहीं है उसके रीजन है. नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टमर्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रिड्यूस लॉयल्टी. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कस्टमर्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम रिड्यूस लॉयल्टी. कस्टमर्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रिड्यूस लॉयल्टी. अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ मैं, ठीक है. कस्टमर्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रिड्यूस लॉयल्टी. अच्छा देखिए, एक पर्सन है जो हर दिन गोल्ड जिम में जा रहा है, ठीक है. दैट इज वन ऑफ द रिनाउंड जिम इन पटना, और उसका अच्छा खासा अमाउंट भी है जो पे करना पड़ता है ना. लेकिन अब उस पर्सन की जॉब चली गई जॉब, तो अब वो पर्सन तो जिम में नहीं जा सकता क्योंकि अफोर्डेबिलिटी क्या हो गई, लो हो गई. तो अब उस पर्सन ने क्या करना शुरू किया कि वो कोई लोकल जिम में जाना उसने शुरू कर दिया. तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम और क्राइसिस भी एक रीजन हो सकता है कि आपका लॉयल्टी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए. तो ये तो आई बात सर्विस की. अब गुड्स का एग्जांपल ले लो. मान लीजिए कि आप जो थे, फॉर एग्जांपल आप लोग ले रहे थे आशीर्वाद आटा. अब दैट इज एक्सपेंसिव वन बिकॉज इट इज अ पैकेज एंड दे आर बेसिकली गारंटी यू द क्वालिटी एज वेल, राइट. अब जैसे ही प्रॉब्लम आई, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, वैसे ही वो पर्सन ने क्या करना शुरू किया, लोकल आटा परचेज करना शुरू कर दिया. पहले आप बिस्किट मान लीजिए कोई खा रहा था, बॉर्बन और हाइड एंड सीक, बट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस दे शिफ्टेड टुवर्ड टाइगर और पार्ले जी, ठीक है. So this is one of the reason that if you are facing the financial crisis or money problem you are facing, then the loyalty cannot be retained for the long time, because at that time you are going to see the affordability कि आप क्या खरीद सकते हैं, इतने जितना पैसा आपके पास उसमें आप क्या खरीद पाएंगे. Clear? This point is clear. Next one is time scarcity. Time scarcity. स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी. टाइम स्कार्सिटी ब्रैकेट में लिखिएगा, नॉट इनफ टाइम टू बी लॉयल. नॉट इनफ टाइम टू बी लॉयल. नॉट इनफ टाइम टू बी लॉयल. अब जैसे आजकल के टाइम में क्या है कि द पीपल आर वेरी बिजी, ठीक है. आप अगर किसी की जॉब कोई ले लो तो द पीपल आर डूइंग 9 और 10 आवर्स जॉब. सो ऐसे केस में वो पर्सन लॉयल बनने के लिए उसके पास टाइम नहीं है. वो क्विक रिजोल्यूशन देखिएगा, तुरंत से क्या मिल जाएगा, जल्दी से क्या हो जाएगा. अब जैसे मान लीजिए रेस्टोरेंट में जाने का टाइम नहीं है तो आप क्या करोगे, घर पे मंगा लोगे, है ना. आजकल ऑप्शन तो यही हो रहा है. तो टाइम की कमी की वजह से आप लॉयल बनने में ही इंटरेस्टेड नहीं हो. आप सिर्फ ये देख रहे हो कि आपको क्या चीज जल्दी मिलेगी, ठीक है. तो यू आर लेस basically giving priority to the brand because you want to solve your problem as soon as possible, because you don't have time to explore the brand or take or understand the brand. You don't have time for that. आ रही बात समझ में. So this is one of the reason कि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर, अभी क्या है कि जैसे मान लो कि तुम लोग में से कोई भी अब इसे हाइड एंड सीक पसंद है, ठीक है. लेकिन ये तो खैर एग्जाम्पल कन्वीनियंस प्रोडक्ट का हो गया. फिर बता रही हूँ हाइड एंड सीक पसंद है. अब ये जॉब करता है, अब इसको जिस शॉप इसके घर के पास नियर बाई है, इसको नहीं मिल रहा है हाइड एंड सीक, तो अब ये पर्सन जो है ना, ये वहां पर एक्सप्लोर नहीं करेगा मार्केट. क्यों? टाइम नहीं है. जो मिलेगा अवेलेबल बिस्किट वो खरीद लेगा. हाइड एंड सीक खरीदने के लिए 5 किलोमीटर दूर थोड़ी जाएगा क्योंकि टाइम नहीं है. सही बात है. सो टाइम स्कार्सिटी जो आजकल के लोगों में है, यूथ में है, स्टूडेंट्स हैं, सब बिजी हैं आजकल. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर दिस. क्लियर हो गया? दिस पॉइंट इज क्लियर. ऑनलाइन क्लास? Yes, ma'am. Point is clear that why the people, practically why the people can't able to become loyal. Okay, let's move toward the next concept. तो marketing concept समझ में आया? Marketing concept क्या है? Relationship marketing क्या है? Clear हो गया? Relationship marketing की क्या क्या benefits हैं? Clear हो गया? Mouth publicity, positive mouth publicity can be possible. Long time तक profit होगा, long time तक sale होगा, आपका product
अनसर्टेनिटीज में दे आर गोइंग टू होल्ड योर कंपनी, राइट? सही बात है। एंड दे आर इवन गोइंग टू हेल्प यू फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नए प्रोडक्ट को डेवलप करने में भी वो आपकी कस्टमर्स जो है, रिटेन कस्टमर जो है वो हेल्प करेंगे। डिसएडवांटेज तो नहीं होगा रिलेशनशिप मार्केटिंग में। डिसएडवांटेजेस तो ऐसा चीज का नहीं है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो लॉयल्टी रहती क्या है, बहुत रेयर। डिसएडवांटेज तो ये तो एडवांटेज है, ये तो स्ट्रैटेजी है जो आप चाहते हैं। डिसएडवांटेज हो भी सकता है तो कस्टमर के टर्म में हो सकता है, मार्केटर के टर्म में कभी भी कोई डिसएडवांटेज रिलेशनशिप मार्केटिंग नहीं है। दे वांट टू रिटेन द कस्टमर, देयर इज नो डिसएडवांटेज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आपका लॉस क्या हो सकता है कि जैसे आप कस्टमर को रिटेन करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स जैसे कर रहे हो, लॉयल्टी प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे हो, तो वो आपके फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है, लेकिन वो भी आप इसलिए करते हो ताकि लॉन्ग टर्म तक उस फाइनेंशियल बर्डन और जो इन्वेस्ट किया आपने, जो इन्वेस्ट किया उससे लॉन्ग टर्म क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो आपने इनिशियल स्टेज में पैसे खर्च तो दिए, लेकिन आपको उससे रिटर्न भी तो आ रहा है ना, तो ऐसा चीज का कोई डिसएडवांटेज नहीं। चलिए नेक्स्ट वन इज दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। मैंने जियो का एग्जांपल बताया ना, दे आर गिविंग यू, जो आपका जो अमाउंट है जो आप 500 पे करना था 450 पे कर रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग द सेम स्कीम। कस्टमर रिगार्डिंग मान लीजिए प्रोडक्ट खराब हुआ तब कस्टमर खराब करेगा। हाँ, जब डिसएडवांटेज, यहाँ पर ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये सिचुएशन है। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट मिलेगा नहीं अच्छा जो वो चाहता है, तो कस्टमर लॉयल रहेगा कैसे? जो उसको चाहिए कस्टमर, लॉयलिटी तो आपकी क्वालिटी और आपकी सर्विस पे डिपेंड करता है ना, गुड्स क्या दे रहे हो, सर्विस क्या दे रहे हो। अगर नहीं अच्छा हो तो नहीं लॉयल रहेंगे वो। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट वन इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब मैं बताती हूँ जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो क्या बताता है कि हमें कस्टमर के नीड को समझना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, और कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप करना है, और प्रॉफिट अर्न करना है, ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करना है, ग्रो करना और सर्वाइव कराना है ना। ये एम है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का। लेकिन लॉन्ग टाइम तक कस्टमर को रिटेन करना, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए कस्टमर को बेसिकली क्वालिटेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है। अब ये सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है मैं बताती हूँ। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग जानते हैं ई चौपाल के बारे में? ई चौपाल जो है, ई चौपाल इट इज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड बाय आईटीसी। आईटीसी के द्वारा इंपेरिकल टोबैको जो कंपनी है उन्होंने स्टार्ट किया, और ये जो है ये ऑनलाइन आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। जो फार्मर्स है वहां के, उनको वेदर का इंफॉर्मेशन मिल सकता है। वो कियोस्क बहुत जगह पे स्टैब्लिश किया गया, सही बात है। तो आईटीसी जो कंपनी है वो तो एफएमसीजी गुड्स बनाती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स बनाती है, तो उनको क्या जरूरत है ये ई चौपाल लाने का? इसलिए बिकॉज दे वांट टू कंट्रीब्यूट इन द रूरल डेवलपमेंट एज वेल। रूरल डेवलपमेंट भी उनका मन था ना कि रूरल भी डेवलप हो, रूरल एरियाज, क्योंकि 70% कंज्यूमर्स तो आपके रूरल एरियाज में, सही बात है। तो सीएसआर का ये पार्ट हुआ, किसका पार्ट हुआ? सीएसआर, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी अगर आप एक कंपनी है तो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना आपका मेन मकसद नहीं होना चाहिए। क्या मकसद होना चाहिए? कि आपके कस्टमर्स भी बने, प्रॉफिट भी अर्न हो, और साथ साथ में सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करे। अगर आप एक कंपनी है तो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करना आपका काम नहीं है, सिर्फ आपको प्रोटेक्शन भी करना है एनवायरनमेंट का। आपको क्या लगाना है? पेड़ भी लगाना है, जैसे ममा अर्थ आजकल करती है ना। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हो तो उसके बदले वो क्या करती है? पेड़ लगाती है। So it is a part of corporate social responsibility. It is a social contribution of the company toward the society. सोसाइटी से ही लोगों को, एम्प्लॉइज को, आप सोसाइटी से ही लोगों को जॉब देते हो, सोसाइटी से ही प्रॉफिट अर्न करते हो, है ना। कंज्यूमर हो गया, एम्प्लॉइज हो गया, गवर्नमेंट हो गया, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सो यू आर टेकिंग ऑल द थिंग्स फ्रॉम द सोसाइटी, so it is your social responsibility to provide something them to in return। उनको कुछ रिटर्न में भी दीजिए, है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कि being a company the profit earning should not be the only goal for the company, but they have to contribute something in a positive way to the society। ठीक है। अब जो कंपनीज है आजकल के टाइम पे, आप लोगों ने देखा होगा कि
बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है, ये सब चीजें जो हैं ये क्या करती है, ये आपके इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है ना। भले आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपके लाइफ के लिए इजी हो, लेकिन लाइफ तो इन्वायरमेंट के साथ ही है, सही बात है। सो ये एम्फसाइज करता है, लिखिए इसमें, इट एम्फसाइज, ये लिखिए सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, एम्फसाइज वाला वर्ड रहने दीजिए, इसको आगे लाइन लिखिए। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द मैनेजमेंट फिलॉसफी, इज द मैनेजमेंट फिलॉसफी, societal marketing concept is the management philosophy that takes into account the welfare of society, that takes into account the welfare of society, that takes into the accounts the welfare of society, the organization, society के बदले के the organization and its customers, philosophy that takes into the account welfare of society, organization and its customers, तो सोसाइटी में कौन कौन आता है आपको, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, कस्टमर सब आते हैं। सामाजिक कल्याण करना, ये भी मकसद होता है किसका, आपके ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी का। अब यहां पर टर्म आता है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन कम करेंगे, ठीक है, वो भी आपके सोसाइटल में आ गया। आप लोगों ने देखा होगा, हाँ आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि बाटा जो है, बाटा का मैं एग्जांपल देती हूँ। जब मैं बाटा में गई एक बार शूज लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम कैरी बैग लीजिएगा, मैंने कहा नहीं लूंगी। मैंने पूछा कितने का है कैरी बैग, ही सेड 5 रुपीज, ठीक है, तो मैंने कहा मैं नहीं लूंगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आई एम गिविंग यू 20 पॉइंट्स। मैंने कहा 20 पॉइंट क्यों मिल रहा है? बोला कि मैम आपने कैरी बैग नहीं लिया ना, तो ये 20 पॉइंट जो है वो अगली बार जब आप लीजिएगा ना कोई प्रोडक्ट, तो वो 20 रुपीज उससे डिडक्ट हो जाएगा। वो 5 रुपए का बैग के लिए जब मैंने नहीं लिया तो मुझे 20 रुपए मिले, कि वो भी नेक्स्ट परचेज में मैं क्या कर सकती थी, डिडक्ट करा सकती थी। तो ऐसा मेजर क्यों ले रहे हैं कंपनी? Because they want to tell you that not to use lot of papers and plastics. True. So that is also one of the initiative which is taken by the company. क्यों लॉस होगा कंपनी का? So social responsibility को fulfill करना is never the loss. It is making a brand. ब्रांडिंग का तरीका है ये एक तरीके से आपका। अगर मैंने ये चीज सुना, बाटा ने जब मुझे, बाटा में जब पर्टिकुलर जिस सेलर ने मुझे ये बात बोला, तो मुझे लगा कि अब नेक्स्ट टाइम भी मैं यहीं से शूज लूं। So this is a thing which they want. समझ में आ रही बात? बहुत सारी कंपनीज करती हैं ऐसा कि दे आर गिविंग यू पॉइंट फॉर दैट। तो बाटा का ये इनिशिएटिव है कि आपने बैग नहीं लिया तो उसके बदले उन्होंने क्या दिया, आपको पॉइंट्स दिया, ठीक है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटल मार्केटिंग, ठीक है, ये एम्फसाइज करता है। अब यहाँ तो बात हो गई एक नॉर्मल टर्म की, कस्टमर्स के टर्म में। अब आप कस्टमर के साथ अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में सुना है ना? तो वो बताता है कि आपको कोई भी तरीके का, आपको अपने बिजनेस में एथिकल प्रैक्टिस करना है, किसी भी तरीके का करप्शन मत कीजिए, क्वालिटी डेटोरिएट मत कीजिए। ये सारे के सारे फीचर्स किसके हैं? आपके सोसाइटल मार्केटिंग के। कस्टमर्स को ठगना नहीं है, एथिकली आपको अपने बिजनेस को रन करना है। अपने एम्प्लॉइज को सैलरी डिडक्ट करके नहीं देना है, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी कम नहीं देना है, अपने एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है किसके लिए? आपके एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है। आपके एम्प्लॉइज के लिए आपकी जिम्मेदारी है, आपकी गवर्नमेंट के लिए आपकी जिम्मेदारी है, टैक्स दीजिए उनको टाइमली, ठीक है। कस्टमर्स के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी, कि उनको जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो वो हार्मफुल उनके लिए ना हो। कोई अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस मत कीजिए, चीटिंग मत कीजिए, डैमेज प्रोडक्ट मत दीजिए, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट मत दीजिए, राइट। उसके अलावा आपके एम्प्लॉइज के लिए आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन रन करना बिजनेस एज अ बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए, इट इज नॉट राइट। सो सोसाइटल मार्केटिंग किस चीज पे एम्फसाइज करता है? सोसाइटी के ऊपर, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसा भी नहीं है कि बिजनेस में अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है और उसको सेल कर रहे हो लो कॉस्ट में, दिस इज नॉट आल्सो नॉट राइट, क्योंकि प्रॉफिट अर्न नहीं करोगे तो लॉन्ग टर्म टाइम तक सस्टेन ही नहीं कर पाओगे।
जब लॉन्ग टाइम तक सस्टेन ही नहीं करोगे, प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो उस प्रॉफिट से सोसाइटी के लिए करोगे क्या? कुछ भी नहीं। तो प्रॉफिट अर्न करना इज इंपॉर्टेंट, बट प्रॉफिट के साथ साथ आपको एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करना है, उसके लिए आपको कस्टमर को चीट नहीं करना है, उसके लिए आपको एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट नहीं करना। आई बात समझ में सबको? एवरीवन ऑनलाइन क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, नेक्स्ट वन इज होलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है? किसी को भी कोई डाउट है जो समझ नहीं आया हो आपके रिलेशनशिप मार्केटिंग में, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में या सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में? एनीवन हैव एनी डाउट जो समझ नहीं आया? It is not loyalty point. It is a point which is basically motivating you to not to take back again, and that is helpful for making the brand as well. ये आपकी brand loyalty बढ़ा रहा है, goodwill बढ़ा रहा है। तो मैं वो तो समझ रही हूँ, ट्रैफिक पुलिस में भी बहुत सारा जो रूल है, अगर वहाँ पे पेंट किया रहता है तो ब्रांड का वो, इसके मान लीजिए कॉटन में गया 5 शूज कर दिएगा, बोलिएगा सारे में आपको कैरी बैग नहीं चाहिए, अलग अलग बिल करेंगे, उसको 20 रुपीस मतलब 100 रुपए से बदल के। क्यों आप अलग अलग बैग लोगे ना? 5, जब आप 5, हाँ जब, हाँ अलग अलग बिल तब बिल्कुल 100 रुपए हो गया, 100 रुपए हो गया बिल्कुल तो फिर इसको लॉस हुआ यहाँ पे? नहीं हुआ लॉस। तो फिर अलग-अलग ठीक है, वापस आ जाओ। तो अब यहाँ पर क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को फॉलो कर सकते हैं, कंपनीज सोसाइटी सोशल लेवल्स के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह लॉन्च कर सकती है, फिर आपके रूरल डेवलपमेंट पे काम कर सकती है, पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकती है, रिसाइक्लेबल आइटम्स को यूज कर सकती है, नॉन रिसाइक्लेबल नहीं, रिसाइक्लेबल आइटम्स को यूज कर सकती है, प्लास्टिक का यूज बंद कर सकती है, और पेपर बैग्स और इसका यूटिलाइजेशन वो बढ़ा सकती है। लेकिन पेपर बैग्स भी तो बनाना कहाँ से होता है? दैट इज फ्रॉम द ट्री बार्क से होता है, बनता है। हाँ, लेकिन ये सब चीजें कर सकती है वो सोसाइटल मार्केटिंग में, ठीक है? इस नेक्स्ट क्लास में सोसाइटल मार्केटिंग को ही कैरी करते हुए हम आगे बढ़ेंगे होलिस्टिक मार्केटिंग में, ठीक है? क्लियर है सबको? एवरीवन, दीज पॉइंट्स आर क्लियर? Yes, ma'am. लेबलिंग, व्हाट इज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है? ये सारे टर्म्स आपके आएंगे प्रोडक्ट डिसीजन में, तो ये सारे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। ओके।